नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है इसमें आपको मैं संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहां पर 30 प्रश्न आपको बताए जाएंगे, चाहे आप लेवल फर्स्ट के हों चाहे आप लेवल सेकंड के हों, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर काम के हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एकदम सरल व्याख्या सहित मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपका बहुत ही खास है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न रहेगा 91 से, ठीक है। जो जो प्रश्न इसमें आ रहे हैं उन सबको मैं व्याख्या सहित बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है दोस्तों। इससे पहले हमने आपको कई मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करवा दिए हैं, उनको आप जरूर देखना। इसके बाद में और भी हैं, अभी लगभग 300-400 के आसपास हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो आपको मिलते जाएंगे इसमें, ठीक है, लगातार। इसके अलावा आज तक राजस्थान में जितने भी हमारे आरटेट या रीट के पेपर हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके सारे वीडियो लगातार देख सकते हो, क्रम से देख सकते हो। उनमें से बहुत सारे प्रश्न यूं की तो ही रिपीट हो जाते हैं, आप उनको जरूर देखना, क्योंकि उनमें से चेंज हो जाते हैं कई बार तो ऑप्शन वगैरह, लेकिन उनमें से आते जरूर हैं। तो उससे अंदाजा भी लगेगा आपको कि भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का ये हमारा जो टेस्ट सीरीज का वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है हमारा, यहाँ से देखिए 91 से हमारा सवाल रहेगा। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। यशांशी में संधि है। यशांशी इत्यस्मिन् पदे कह संधि ही। इस पद में कौन सी संधि है? ठीक है, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि या यण संधि बताना है आपको। देखो पहले तो आप कोई भी शब्द आपसे पूछा जाता है तो आप उसका विच्छेद करने का प्रयास करें। यशान प्लस सी, इस तरीका से दोस्तों यहां पर हमारा विच्छेद हो जाता है। अब यहां पर जो न आपका दिख रहा है ये न आपका बदल जाएगा अनुस्वार में। तो यहां पर मोटा मोटी आपको पता चल गया कि यहां पर न के स्थान पर जब अनुस्वार हो रहा है तो यहां पर अनुस्वार संधि हो जाएगी। आपने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा होगा, मोनुस्वार है, ठीक है, वो मैं के स्थान पर आपका अनुस्वार करता है, लेकिन ये आपका अपदांत की स्थिति में न के स्थान पर क्या करेगा? अनुस्वार करेगा, ठीक है। न और मैं के स्थान पर अनुस्वार करता है। इसके लिए सूत्र चलता है हमारा नश्चा पदांतस्य झली, ठीक है। नस्य मस्य पदांत की स्थिति में झल के बाद में झल परे होने पर अनुस्वार संधि हो जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारा सूत्र है नश्चा पदांतस्य झली, इस सूत्र से यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो यहाँ संधि हमारी अनुस्वार संधि होगी। अब अनुस्वार संधि जो है आपकी हल में आती है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा हल होगा, क्योंकि हल के अंतर्गत अनुस्वार संधि आती है। यण में आती नहीं है, विसर्ग में आती नहीं है, अच में आती नहीं, तो राइट आंसर हल हो जाएगा। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। यशान प्लस सी, अब न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो ये आपका बिंदी जो दिख रही है वो अनुस्वार की है, बन जाएगा यशान सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा 92। प्रार्थक्षति में संधि है। प्रार्थक्षति जो हमारा पद है इसमें आपको संधि बतानी है। तो देखो हमने कहा कि जब संधि इस तरीका से पूछी जाती है शब्द दे करके, तो वहां पर आपको क्या करना है? ध्वनि पर थोड़ा सा जोर देना है। आप ध्वनि को पहचानिए कि कौन सी ध्वनि आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां देखो प्रार्थक्षति, आर क्षति, आर की ध्वनि यहां पर सुनाई दे रही है दोस्तों। किसकी? आर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो देखिए हमने आपसे कहा कि आर की ध्वनि आती है वृद्धि संधि में और अर की ध्वनि आती है दोस्तों गुण संधि में। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक। तो प्रार्थक्षति में आर की ध्वनि आ रही है तो गुण संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि नहीं होगी, यण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि आर केवल वृद्धि में ही आता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा उपसर्गादृति धातु, उपसर्गादृति धातु। इस सूत्र के अनुसार यहां पर प्रधन ऋच्छति, प्रधन ऋच्छति बनेगा। यहां पर प्र में ऋच्छति जोड़ेंगे इस तरीका से, देखो ऋच्छति ही, इस तरीका से ऋच्छति आप जोड़ेंगे किसमें? प्र में, इस तरीका से देखो प्रधन ऋच्छति बराबर बन जाएगा प्र, और यहाँ पर री है आगे, प्र में ए है और इधर आपका री है, तो ए और री दोनों मिलके आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर। अब मिला लीजिए आप, बनेगा प्रार्थक्षति। इस तरीका से आपका रूप बन जाएगा वृद्धि संधि के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है
अगला सवाल आपका थोड़ा सा जटिल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल है हमारा 93, देखते हैं सवाल को पढ़ते हैं। प्रत्यंग धन आत्मा है, यानी प्रत्यंग धन आत्मा का क्या रूप बनेगा, यहाँ ये मतलब है इसका। बताइए क्या रूप बनेगा दोस्तों। प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा, प्रत्यात्मा, प्रत्यंग आत्मा, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। अपना अपना आंसर सोचिए और लास्ट में स्कोर भी बताइए कि हमारा इतना स्कोर हुआ है सर। बताइए अपना आंसर सोचिए, कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर है दोस्तों बे, यानी कि प्रत्यंगात्मा इसका राइट आंसर है। कैसे। प्रत्यंग धन आत्मा, यहां पर एक सूत्र काम करता है, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम। यहां पर नमुडागम संधि है, ngमुडागम संधि, ठीक है। ngमुडागम होता है यहां पर, ng म और ण का आगम होता है। जैसे आपने देखा होगा सनच्युत है, सुगणनीशः, प्रत्यंगात्मा, इस तरह के उदाहरण बनते हैं, वो यहीं बनते हैं दोस्तों। और संधि का नाम है ngमुडागम संधि। यदि ये नाम नहीं आए तो हल संधि नाम आएगा, व्यंजन संधि नाम आएगा, तो आप व्यंजन संधि कर सकते हैं या फिर ngमुडागम संधि भी कर सकते हैं। क्लियर है। आगे चलिए, अगला सवाल है षण्णाम पद का संधि विग्रह है। संधि विग्रह बताना है आपको। षण्णाम ण, इसमें देखो आपके ऑप्शन है षड नाम, षण नाम, षड नाम और षट नाम। राइट आंसर ढूंढिए और बताइए फटाफट क्या होगा, बताओ। चलिए आपने सोच लिया होगा, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है दोस्तों, षड धन नाम, षड धन नाम। यहां पर एक वार्तिक चलती है दोस्तों, एनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। जब आप ष्टुत्व संधि पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको ये वार्तिक मिलती है, तो उस वार्तिक की सहायता से यहां पर दोस्तों हो जाएगा हमारा षण्णाम। तो षड धन नाम ये आपका विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है सबके। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट आपको लग रहा है, कोई शंका है तो आप सवाल पूछिए, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। फिर आगे देखिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 95 नंबर सवाल है, वांगमय पद का पदच्छेद होगा। ऑप्शन है वांगमयम, वाकमय है, वांगमय है और वाकमय है। बताइए अपना अपना आंसर ढूंढिए सभी और राइट आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, वाक धन मय है बराबर वांगमय बन जाएगा। अब कैसे बना, यदि आपको डाउट लग रहा है यहाँ पर, यदि आपको पूछना है तो आप सवाल टाइप करिए, आपको एकदम स्पष्ट करके बता दूंगा मैं, ठीक है। इससे हमें पता तो लगेगा कि आप देख भी रहे हो ढंग से। अगला सवाल सुनिए, पठत्वेक है में संधि है। पठत्वेक है जो पद है इसमें आपको संधि बतानी है दोस्तों। क्या है संधि, तो बताइए अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, हल संधि, कौन सी है राइट आंसर फटाफट ढूंढिए। चलिए हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों यण संधि। पहले इसका विच्छेद कर सकते हैं आप। देखो पठत्वेक है तो पठत्वे, पठतु, पठतु एक है, पठतु एक है। अब ऊ जो है वो वे में बदल जाएगा, व, जैसे स्वागतम बनाते हैं ना, सु में ऊ को वे करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर ऊ को वे कर लेंगे, बन जाएगा पठत्वेक, पठत्व, पठत्व, तो फिर एक मिलाएंगे तो पठत्वेक है, बन जाएगा इस तरीका से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, उसको भी पढ़ते हैं। 97 नंबर का, शुद्ध स्वरूप का चयन करें। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रूप शुद्ध है, पहचानिए। वधु आदेश है, वध्वदेश है, वध्वादेश है, वध्वादश है, ढूंढिए, ठीक है। से वाला ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, वध्वादेश है, वधूधन आदेश है। तो यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी, यण संधि होकर के रूप बन जाएगा वध्वादेश है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए 98 नंबर, वट वृक्ष है, पद का शुद्ध विच्छेद होता है।
वट वृक्ष है जो पद है इसका शुद्ध विच्छेद बताना है आपको, संधि विच्छेद क्या होगा। वट धन वृक्ष है, वटो धन ऋक्ष है, वट धन ऋक्ष है, वटौ धन ऋक्ष है। बताओ फटाफट ढूंढिए अपना अपना आंसर, हम तो बताएंगे ही। तो यहां पर राइट आंसर है दोस्तों आपका सेकंड वाला, वटो धन ऋक्ष है, वटो धन ऋक्ष है बनेगा वट वृक्ष है। यहां पर ओ जो दिख रहा है इस ओ को आप कर देना अब आदेश, क्या कर दोगे, अब आदेश कर दोगे, जब बन जाएगा आपका वट, ठीक है। अब वट में आपका टे जो हलंत रहेगा उसमें ए मिल जाएगा तो वट है, ठीक है। उसके बाद में री में आपका जो वे दिख रहा है इस वे में आपका री मिल जाएगा इस तरीका से, तो वट वृक्ष है, इस तरीका से बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99 नंबर। सुधी धन उपास्य है, यहां पर बताना है कि क्या रूप बनेगा। सुधी धन उपास्य बहुत ही फेमस आपका उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण है। शुद्ध्युपास्य है, सुधी उपास्य है, शुद्ध्यपास्य है, सुधुपास्य है। ढूंढिए फटाफट क्या आंसर सही होगा। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं दोस्तों, पहला नंबर जो है आपका ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है शुद्ध्युपास्य, क्योंकि यहां पर दोस्तों यण संधि हो जाती है। कौन सी, यण संधि। अब यण संधि में आप क्या करेंगे, धी में जो ई दिख रहा है उस ई के स्थान पर ये कर देंगे इस तरीका से। आप देख लीजिए मैंने आपको लिख भी दिया है, अब इनको आप मिला दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। जो आपका रूप है वो बन के तैयार हो जाएगा, हमने जो बताया वो का वही रूप बनेगा। आप चाहे मिला के देख सकते हैं, सु आधा ध्य फिर ये फिर उपास्य, तो ध्य जो है वो ये में मिलेगा और ये बेचारा खुद ही लंगड़ा है। उसके बाद में ये के अंदर आपका उ मिलेगा तो बन जाएगा शुद्धियु, शुद्धियु क्या बनेगा, शुद्धियु। फिर उसके बाद में पास्य है, शुद्धियु पास्य है। इस तरीका से रूप बनेगा दोस्तों आपका, तो यण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 100 नंबर पे, देखिए अहन धन रूपम। अहन धन रूपम बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। आपको यहां पर रूप बताना है क्या बनेगा, संधि युक्त पद, संधि करने के बाद में क्या रूप बनेगा वो आपको बताना है। एह रूपम, अहो रूपम, अहर रूपम और अहन रूपम। बताओ राइट क्या होगा, सही क्या है। एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाते हैं हम, इसलिए आपको हम एक एक चीज को क्लियर बता रहे हैं। जरूर सुन लेना इन वीडियो को, ठीक है, आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। चलो हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों, और हम इसको एक्सप्लेन भी करके बताएंगे आपको। राइट आंसर है इसका अहो रूपम। अहो रूपम कैसे होता है, इसके लिए एक वार्तिक आपको ध्यान रखनी है। एक वार्तिक चलती है आपके संस्कृत में, वार्तिक है रूप रात्रि रथंतरेषु रत्वम वाच्यम। बात समझे, रूप रात्रि रथंतरेषु रत्वम वाच्यम। इससे आपको क्या करना है, यहां पर दोस्तों सीधा सा आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अहन के स्थान पर ये अहो कर देता है। ऐसे आप समझ लो, डायरेक्ट प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, अहन के स्थान पर अहो हो जाएगा, ऐसा आप समझ लो। फिर आपका रूपम जोड़ना है तो अहो रूपम बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है वो आपका समास पर आधारित है। चलिए देखते हैं 101। तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष होता है यानी कि विशेषता से संबंधित प्रश्न है। इस तरह का सवाल जरूर आता है। पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान। बताओ तत्पुरुष के बारे में बताना है आपको। चलो सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बे, यानी कि उत्तर पदार्थ प्रधान समासो तत्पुरुष भवति। उत्तर पदार्थ प्रधान समास तत्पुरुष भवति। उत्तर पदार्थ प्रधान जिस समास में होता है वो आपका तत्पुरुष होता है दोस्तों। जैसे राज्य है, पुरुष है, राजा का पुरुष, तो यहां पर बाद वाला जो है हमारा पुरुष शब्द है, इस पुरुष शब्द की प्रधानता यहां पर होती है, मतलब बाद वाले पद की प्रधानता यहां पर होती है। उस समास का नाम है तत्पुरुष है। क्या नाम है, तत्पुरुष। जब हम इस पुरुष को छुपा लेंगे तो केवल लिखा रहेगा राज्य है, अर्थ निकलेगा राजा का। अब राजा का क्या, हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। राजा का घोड़ा, राजा का आदमी, राजा का घर, ठीक है, अनेक प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे ही आपको पुरुष है दिख जाएगा तो आगे समझ जाओगे राज्य पुरुष है, तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बाद वाला जो उत्तर पद है वो प्रधान है,
उसकी यहां पर मुख्य भूमिका है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास के बारे में पूछ लिया। यहां पर एक प्रकार से विशेषता पर आधारित प्रश्न है। अन्य पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान। बताओ, अव्ययीभाव के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों से, यानी कि पूर्व पद पदार्थ प्रधान, यानी कि पूर्व वाला जो पद है वो प्रधान होता है, वो मुख्य होता है दोस्तों। अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और उसकी प्रधानता होती है, और बाद में जो पद होगा वो आपका संज्ञा पद मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आपने समास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। अब चलो आगे। अगला सवाल है अन्य पदार्थ प्रधान समास होता है। अन्य पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव। अन्य पदार्थ प्रधान समास होता है दोस्तों बहुव्रीहि। इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, यानी कि तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा कि दश है आनन, जिसके 10 मुख हैं उसको हम दशानन कहते हैं। जिसका लंबा है पेट उसको हम लंबोदर कहते हैं। ठीक है, तो इससे तीसरा अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ, ठीक है, पीताम्बर, इस तरीका के जो उदाहरण हैं वो सब इसी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, एक दंतः, इस तरीका की। ठीक है, आगे चलिए। आगे है गति समास नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से उदाहरण में गति समास नहीं है। गति समास, गतिष्ठ सूत्र पढ़ा होगा आपने, तो यहां बताना है आपको। उदाहरण है उरीकृत्य है, अलंकृत्य है, घनश्याम है, पटपटाकृत्य। बताओ किसमें गति समास नहीं है? ये तत्पुरुष का भेद है गति समास। शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो पता नहीं, लेकिन ये चलता है। चलो हम राइट आंसर बता रहे हैं इसका राइट आंसर है दोस्तों घनश्याम है। घनश्याम जो है दोस्तों ये आपका गति समास का उदाहरण नहीं है। तो फिर किसका है? ये है कर्मधारय का। किसका है? कर्मधारय का। और बाकी 3 उदाहरण है उरीकृत्य है, अलंकृत्य, पटपटाकृत्य है। इन सब में गति तत्पुरुष समास है दोस्तों। क्लियर है? अब यहाँ कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे चलिए। पूर्वम भूत है इति, पूर्वम भूत है इति। बताओ क्या बनेगा? भूत पूर्व, भूत पूर्व है, पूर्व भूत है, पूर्व भूत। बताओ क्या बनेगा? राइट आंसर बताना है आपको। करेक्ट है। इसका है आपका सेकंड वाला, भूत पूर्व है। पूर्वम भूत है इति भूत पूर्व है, इस तरीका से बनता है। इसमें अव्ययीभाव समास है आपका। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है इसमें। आगे चलिए। हरऊ इति अधिहरि, पद में समास है अधिहरि। हमने कहा कि जब पहला पद अव्यय दिख जाए तो उससे अंदाजा लगा लेना अव्ययीभाव समास है। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास, यानी कि से वाला ऑप्शन एकदम राइट है। क्लियर? आगे चलिए। अगला सवाल है अव्ययीभाव का उदाहरण है। अव्ययीभाव का उदाहरण बताना है आपको अव्ययीभाव समास का। निर्मक्षिकम, अति निद्रम, यथाशक्ति, या फिर सभी। बताओ। तो राइट आंसर इसका दोस्तों सभी, यानी कि दे आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। यहां जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं इन सभी में अव्ययीभाव समास है और ये मोस्ट उदाहरण है। निर्मक्षिकम, ठीक है, इसमें आपका अव्ययीभाव समास है। आपको स्टार्टिंग में अव्यय दिख रहा है निर, उसके बाद में है अति निद्रम, तो यहां पर आपको अति दिख रहे, अति अव्यय दिख रहा है। इसके बाद में यथा अव्यय है, यथाशक्ति। तो इन सभी में पहले नंबर पर जो शब्द लिखा हुआ है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और ये आपका क्या है? अव्यय पद है, इसलिए यहाँ अव्ययीभाव समास है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद में समझेंगे और पूरा मैं डिटेल से आपको बताऊंगा दोस्तों। एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को पढ़ते हैं 108 नंबर पे। ठीक, चलो। दिनम दिनम इति, क्या बनेगा भाई? दिनम दिनम इति क्या बनेगा? बताओ फटाफट। दिन दिनम, प्रतिदिन, प्रतिदिनम, या प्रतिदिन है, क्या बनेगा? राइट बताना है आपको। सोच लिया। चलो हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों से प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम।
यहां पर भी आपका अव्ययभाव समास है दोस्तों। अव्ययभाव समास में ऐसा होता है, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, ठीक है, क्षणम क्षणम इति प्रतिक्षणम, पलम पलम इति प्रतिपलम, इस तरह से रूप आपका बन जाता है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे है भूतपूर्व है पद में कौन सा समास है। अभी ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, भूतपूर्व में आपका समास है दोस्तों अव्ययभाव समास। भूतपूर्व है में अव्ययभाव समास है, इससे पहले भी उदाहरण आ चुका है। आगे चलो, अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास बताना इनमें से आपको। सुमद्रम राजपुरुष है, कंठे काल है, त्रिलोकी। बताओ फटाफट ढूंढिए, अव्ययभाव समास बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां पहले नंबर पे लिखा हुआ है सुमद्रम, यही आपका राइट है, सुमद्रम। यहां जो सु है ये अव्यय है, ठीक है, मद्रा नाम समृद्धि इति सुमद्रम, ठीक। राजपुरुष, यहां पर आपका राजपुरुष में नहीं होगा, कंठे काले में नहीं होगा, त्रिलोकी में नहीं होगा, ठीक है, इनमें तो साफ साफ दिख रहा है आपको समास। लेकिन सुमद्रम जो है वो अव्ययभाव समास होगा, ठीक, हमने बता दिया क्यों होगा। आगे चलिए, आगे है पंचगंगम द्वियमुनम पदों में समास है। बताओ, मोस्ट उदाहरण है ये, इनमें समास बताना है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। बताओ, राइट बताओ। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे साथी इसमें द्विगु कर देते हैं, जबकि द्विगु एकदम गलत है। आप संख्या पूर्व देख के द्विगु कर देंगे तो गलत हो जाएगा। संस्कृत का नियम सोचो, आप उस नियम की कल्पना करो, नियम को याद रखो। नियम चलता है इसमें नदी भिश्च, नदी भिश्च। अब इसमें क्या होता है, संख्यावाची पद पहले हो और बाद में कोई भी नदी विशेष हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अव्ययभाव समास होगा। जैसे कि पंच हमारा संख्या पद हो गया, उसके बाद में गंगा पद आ गया। अब गंगा नदी का विशेष है, नदी विशेष नाम है, इसलिए यहां पर दोस्तों द्विगु समास नहीं होगा, यहां अव्ययभाव समास होगा। तो बन जाएगा पंच गंगम। यहां पर पंच की जगह और भी नाम लिख सकते हैं आप, 2 3 4 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और गंगा की जगह कोई भी नदी लिख सकते हैं। नदी का नाम, नदी विशेष का नाम होना चाहिए। जैसे द्वि यमुनम, तो यहां यमुना का नाम लिखा, द्वयो यमुनयो समाहारा हेति, इस तरीका से विग्रह करके हम बना लेते हैं। क्लियर है? ऐसे कोई भी उदाहरण आए तो आप समझ लेना। आगे विशेष्य होता है, बताओ, एकदम सिंपल है ये तो। किस समास में प्रथम शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्री? बताओ फटाफट, बोलिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बता रहा हूं मैं। यहां पर देखो, वैसे तो इसका जो एकदम एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो तो कर्मधारय होता है। क्या होता है? कर्मधारय। लेकिन इन ऑप्शंस के आधार पर यदि आप उत्तर देंगे तो तत्पुरुष देंगे, क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय होता है, ऐसे आपको मानना है। वैसे यहां पर आपका समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा, इस जगह पर समानाधिकरण तत्पुरुष हम कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। और समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नाम है दोस्तों कर्मधारय, तो कर्मधारय हम कह सकते हैं। यहां पर आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष के भेदों में कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, इस तरीका से। क्लियर है? एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजन लेके आपको नहीं रहना है। आगे चलो, अगला है द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, वो आपको छांटना है। ग्राम गमी, अन्न विभुक्ष, प्राप्त जीवन, निर्धनम। बताओ, सिंपल है। निर्धनम में नहीं है, निर्धनम में आपकी द्वितीय नहीं है, बस बाकी में द्वितीय है, साफ दिख रही है। ग्राम गमी, अन्न बुभुक्ष है, प्राप्त जीवन, सब में दिख रहा है, एकदम स्पष्ट है। लेकिन निर्धनम में द्वितीय विभक्ति नहीं है, यही हमें ढूंढना है। आगे चलो, अगला है हरित्रात है पद में समास है। हरित्रात में हरिणा त्रात है, हरि के द्वारा रक्षित, रक्षा की गई है, उसको हरित्रात है कहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है समास, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, हमने अभी विग्रह किया था ना, हरिणा त्रात है, तो हरिणा से पकड़ लो बात को। हरिणा में तृतीय व्यक्ति है तो तृतीय वाला एक ही मामला है, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, सिंपल है। हरिणा त्रात है बराबर आपका हरित्रात बन जाता है, और समास हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यदि कंफ्यूजन है तो फटाफट सवाल कर लो आप, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, देखिए 115 नंबर पे, खड्ग हत है, खड्ग हत है पद में समास विग्रह है, खड्ग हत है पद में समास विग्रह बताना है। खड्गेभ्य हत है, खड्गानाम हत है, खड्गेन हत है, खड्गे हत है। बताओ विग्रह बताना है आपको, समास विग्रह। समास विग्रह भी एक प्रकार से वाक्य के रूप में बनता है दोस्तों, तो वाक्य बनाने के नियम पता होना चाहिए, अनुवाद करने के नियम पता हो, कारक आदि के नियम पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो ये। तो यहाँ पर राइट आंसर है से, खड्गेन हत है, यानी खड़क से मारा गया, ठीक है, हत हुआ किससे, खड़क से। तो सिंपल सा है कि खड़क तो एक है ना, तो खड्गेन हते हो जाएगा यहाँ पर, जैसे रामायण होता है ना, तृतीय बनेगी यहाँ पर, तृतीय का रूप लगेगा यहाँ पर, इस तरीका से। बात समझ गए? तो राइट आंसर हो जाएगा खड्गेन हते है। आगे चलो, भूत बलि ही पद का समास विग्रह बताना है दोस्तों, बहुत ही फेमस है और मोस्ट है। भूत बलि ही, भूतात बलि ही, भूतेन बलि ही, भूतेभ्य बलि ही, भूतानाम बलि ही। बताओ भूत बलि ही का आपको बताना है विग्रह, समास विग्रह, सोचिए। हाँ ठीक, हम बता रहे हैं आपको, राइट आंसर है दोस्तों से, भूतेभ्य बलि ही, भूतों के लिए बलि। क्या? भूतेभ्य बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। बहुत सारे भूत हैं, उनको बलि चढ़ा रहा है कोई, तो भूतेभ्य बलि कहलाएगा, उसको कहेंगे भूत बलि। आगे चलो, अगला है अक्ष शौंड है, इसका विग्रह बताना है। अक्ष शौंड है, अक्ष का मतलब जानते हैं आप, अक्ष यानी होता है जुआ, ताश इत्यादि खेलना, और शौंड का मतलब चतुर होता है। तो अक्ष शौंड जो है, ठीक है, जो जुआ खेलने में चतुर है, अच्छा है, प्रवीण है, निपुण है, उसको हम कहेंगे अक्ष शौंड है। अक्षाणाम शौंड है, अक्षान शौंड है, अक्षेषु शौंड है, अक्षेभ्य शौंड है। बताओ सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों से, अक्षेषु शौंड है, यानी कि अक्षों में शौंड जो है, जुआ इत्यादि खेलने में जो चतुर होता है उसको कहते हैं अक्ष शौंड है। अर्थ के आधार से भी हम कई बार समास को एकदम सटीक बैठा लेते हैं, तो अर्थ थोड़ा सा करने का प्रयास करें और नियमों को जरूर ध्यान रखें। आगे चलिए, अगला है घन एव श्याम है, घन श्याम है, यहाँ पर समास बताना है दोस्तों, घन एव श्याम है। उपमान पूर्व पद कर्मधार्य, दिगु बहुब्री कर्मधार्य। बताओ राइट बताना है आपको आंसर फटाफट। चलिए, इसका राइट आंसर दोस्तों ए, उपमान पूर्व पद कर्मधार्य समास है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें ऑप्शन में आपके दे नंबर पे कर्मधारय भी दे रखा है। जब इस तरीका का कोई मान लो आता है तो उसमें एग्जैक्ट जो है, ठीक है, वो ही बताना है। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट जो है आपका उपमान पूर्व पद कर्मधार्य होता है, यदि ये नहीं होता तो कर्मधार्य करते आप, कोई दिक्कत नहीं थी। उपमान पूर्व पद में है इसमें, ठीक है, इसलिए यहां पर नाम हो जाएगा उपमान पूर्व पद कर्मधार्य समास। चलो सेकंड लास्ट है हमारे आज के सेशन का। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 119। सवाल को पढ़ते हैं। कर्मधार्य समास नहीं है, आपको बताना है कि किस उदाहरण में कर्मधार्य समास नहीं है। ऑप्शन है आपका, एक नंबर कृष्ण सर्प है, महाराज है, महात्मा और चराचरम। बताओ किसमें नहीं है? कर्मधारय की बात कर रहे हैं हम, चलो ढूंढते हैं भाई। एक तो है आपका कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण सर्प में आपका कर्मधारय होता है, ठीक है। महाराजा में होता है मांच असौ राजा, बिल्कुल होता है। महात्मा में होता है मांच असौ आत्मा, महात्मा। चराचरम में नहीं होता भैया, चराचरम में तो आपका कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है, जैसे शीतोष्ण बनता है इस तरीका से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला राइट आंसर दे, ठीक है, क्योंकि इस उदाहरण में आपका कर्मधारय नहीं होगा, यही तो आपको देखना है। क्लियर? आगे चलो, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 120। संख्या पूर्व समास कौन सा है? सबसे सरल सवाल है ये। दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। बताओ राइट बताओ। अरे सिंपल है, संख्या पूर्व दिगु, संख्या पूर्व में दिगु समास होता है, एकदम सरल सवाल है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर आपको 30 मोस्ट प्रश्नों को व्याख्या सहित बताया।
ऐसे ही आपको डेली आपको मिलेंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना, वहां पे आपको राजस्थान में आज तक जितने पेपर हुए हैं आपके रीट और आरटेट के, वो सारे के सारे पेपर, संस्कृत की बात कर रहे हैं, सारे के सारे पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे, एकदम अच्छे से वहां समझाया हुआ है, एकदम जीरो से, एकदम हर प्रश्न को क्लियर किया गया है। आप उनको जरूर देखें, क्योंकि जो पुराने प्रश्न हैं दोस्तों, उनसे आपको अनुभव प्राप्त होता है, उनसे आपको पता चलता है कि इस टॉपिक से इस तरह का सवाल भी बन सकता है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ने सवाल बनाए हैं, एजेंसी के द्वारा सवाल बने गए हैं, तो वो अब दोबारा से सवाल बनाएंगे, तो पुराने पेपर्स को एक बार देखते हैं, पुराने पैटर्न को एक बार देखते हैं, उन प्रश्नों को कई बार रिपीट कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में सवाल सेम आ जाते हैं, तो उनको आप जरूर देखना। आपको 100% हम कह सकते हैं आपको लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। एग्जाम के बाद में कहोगे आपकी सर ने वास्तव में सही बात बताई। आप करके देखिए, आपके पास समय है, अभी 2-4-5 दिन में देख डालो सारे ही, और फिर देखो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबरों से आप सफलता प्राप्त कर सकोगे दोस्तों। तो सबके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत एग्जाम के लिए। और हमारे चैनल पे आप डेली ये टेस्ट सीरीज देख लेना दोस्तों, कंप्लीट करवा दूंगा मैं इसी महीने के अंदर, पूरा प्रयास रहेगा। इसमें लगभग 300-400 जो क्वेश्चन है उनको सबको सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद में कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके लिए कठिन लग रहा है उसको बता देना। वैसे मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, एक तो समास और अलंकार के ऊपर, उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें थोड़ा सा सरल तरीका से बताइए, तो मैं बिल्कुल सरल तरीका से बताऊंगा, रीट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और उनमें से आपको मिल जाएगा सवाल, ये भी हमें विश्वास है दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से देखना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और लास्ट में एक बात जरूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद सबके लिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।